कल आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आज है टॉपिक ओवुलेशन, ओवुलेशन सॉरी oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया था और अगला टॉपिक है oogenesis। तो oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, ओवम का बनना। याद रखिए, एक बार में एक ओवम बनता है, स्पर्म बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ओवम एक बार में एक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है। तो ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, ओवम का सिंथेसिस होना, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। और ओवम को एग्जैक्ट सही में क्या लिखेंगे? सेकेंडरी oocyte। होता क्या है ये? समझ रहे हैं ना? पढ़े कि नहीं पढ़े हैं बताइए। बहुत बढ़िया है। हाँ, ooted, हाँ, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं इसको, समझ में? अब oogenesis में कुछ चीजें जान लीजिए, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस से कैसे डिफर है आपको यही समझ में आता जाएगा। oogenesis जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है, और ये कब स्टार्ट होती है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये स्टार्ट होती है। और कंप्लीट कब होती है? जब फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज करते हैं, तब जाकर के ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कंप्लीट कब है? कंप्लीट एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री, स्पर्म फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म के साथ ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाकर के oogenesis कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ये तो टाइम हो गया। अब जगह, oogenesis स्टार्ट कहां होती है? ओवरी के अंदर। कहां स्टार्ट होता है? ओवरी के अंदर स्टार्ट होती है, ठीक है। तो लिखेंगे स्टार्ट इन ओवरी। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां स्टार्ट है? टेस्टिस के अंदर, वहीं कंप्लीट भी हो जाता है। लेकिन oogenesis ओवरी के अंदर स्टार्ट होती है और कंप्लीट कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में। आगे लिखेंगे एंड कंप्लीट जो है, कंप्लीट इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक। तो oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ में, या आप बोल सकते हैं फीटल लाइफ। किसमें? फीटल लाइफ में। जब कोई फीमेल कहां होती है? यूट्रस में होती है, तब उसकी ओवरी में क्या स्टार्ट हो जाता है? oogenesis। फिर उसके बाद उसकी बर्थ होती है, बर्थ के बाद उसकी प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी पर जाके एक एक ओवम मैच्योर होता रहता है। समझ में आ रहा है? या इसमें बहुत टाइम, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना टाइम लगता है? 72 दिन का एक स्पर्म बनने में टाइम। एक ओवम बनने में लगभग 11 से 12 साल लग जाते हैं, कंप्लीट बनने में। सर सोचिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि oogenesis स्टार्ट कब हो रही है? जब जन्म भी नहीं हुआ है फीमेल का। जो फीमेल कहाँ? यूट्रस में है, तब स्टार्ट हो गई है। यूट्रस में जब है तब उसकी ओवरी में स्टार्ट है। समझ में आ रहा है? और फिर उसकी बर्थ होगी, बर्थ के बाद 11 से 12 साल, 11 साल पे जाके प्यूबर्टी आएगी, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी उसकी बॉडी में, तब जाकर के वो पूरा होगा। और पूरा तब होगा जब स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप नहीं कहेंगे, क्योंकि मैरिज की जो एज है वो 11 से 12 साल नहीं है ना। जब मैरिज होगी तब स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाकर के ये पूरा होगा। तो ये वेरिएबल टाइम होता है, ये कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। 18-20 साल से में जाकर के मिनिमम टाइम है कि 18 इयर्स का जो टाइम है मिनिमम, ठीक है, मैरिज का, तब से तब जाकर के 18 साल में ये पूरा होगा। और मैक्सिमम तो आगे 50 साल तक हो सकता है, क्योंकि 50 साल तक क्या चलता है? 50 इयर्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल। को समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? हाँ, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। मिनिमम 18 इयर्स आपको लगेंगे इसमें। जब स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगा तभी ये पूरा होगा।
आई। इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? तो जैसे वहां हमने स्टेप्स पढ़े थे, कितने स्टेप? 3 स्टेप। पहला कौन सा? वही सेल डिवीजन, माइटोसिस। दूसरा स्टेप कौन सा है? सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, इसी को क्या बोलेंगे? ग्रोथ फेज, ठीक है। और तीसरा है सेल मैच्योरेशन। 3 स्टेप में oogenesis कंप्लीट होती है, सेल मैच्योरेशन, ठीक है। ओवरी के अंदर स्टार्ट है, कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब में जाकर के होगा ये। अब इसमें एक एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, उस डायग्राम को पहले समझ लीजिए, उसमें बहुत अभी समझ में नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि ओवरी का जो डायग्राम है, जब इन दोनों डायग्राम को एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो समझ में आता है, एक डायग्राम ये और एक ये वाला डायग्राम। तो पहले हम इसको रफली समझा दे रहे हैं, इसके बाद इसी को यहाँ ओवरी में एक एक करके समझाया जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए एक क्या है, ये ओगोनिया है। ये क्या है? एक ओगोनिया। ओगोनिया एक है तो ओगोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओगोनियम बोला जाएगा, ठीक है। सिंगल को क्या बोलते हैं? ओगोनियम। ये है कहाँ? ओवम मदर सेल भी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? ओवम मदर सेल। ये आप अगर समझेंगे तो ओवरी है, ये ओवरी। ओवरी के यहाँ पर ये जो आपकी सेल्स दिखाई दे रही है, ये क्या है? ओवरी में ये सेल्स दिखाई दे रही है, ये क्या है? ओगोनिया है। इन्हीं में एक सेल को हम दिखा रहे हैं यहाँ पर ये, और एक सेल से कैसे ओवम बनता है वो समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे स्पर्म बनना बताया था। अब ये ओगोनिया क्या करेगा? पहला स्टेप सेल डिवीजन कराएगा, सेल डिवाइड करेगा। कौन से डिवीजन? माइटोसिस से। एक से कितनी बनेंगे? 2 बनेंगी। डायग्राम बुक में देखते रहिए, 2 ओगोनिया हो गया। फिर माइटोसिस होगी, 2 से 4 ओगोनिया हो जाएंगी, यहाँ फिर ये 4। अब जाकर के ये क्या हो गया? बोलेंगे ये माइटोसिस डिवीजन पूरा हो गया, माइटोसिस हो गया, सेल डिवीजन कंप्लीट, एक स्टेप पूरा हो गया। ये सब कहाँ चल रहा है? यूट्रस में चल रहा है अभी। ये समझ में आ रहा है? oogenesis स्टार्ट कहाँ होती है? यूट्रस में, जब फीमेल यूट्रस में रहती है। ये सब क्या बन चुकी है? ओगोनिया, ठीक है। 4 ही नहीं बनता है, मिलियंस की संख्या में बनता है। 1 से 4 दिखा रहे हैं, ऐसे ही इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, सबसे बनेगा, मिलियंस, ठीक है। लगभग 7 से 8 मिलियंस की संख्या में। अब इसमें से क्या है? एक ओगोनिया साइज में क्या होगी? बड़ी हो जाएगी, सबसे अलग हो जाएगा। जब सबसे अलग हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? वो डिफरेंशिएट कर गया है। इसी फेज को क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज, ठीक है। ये फेज कौन सी है? ग्रोथ फेज है। इसको क्या बोला जाएगा? नाम क्या? इसमें हैप्लॉइडी या 2n रहेगा। अभी क्या रहेगा? 2n का मतलब 46 क्रोमोसोम सभी में है। इसमें भी कितना रहेगा? 2n, 46 क्रोमोसोम में, ध्यान रखिएगा। अभी 2n कंडीशन है, डिप्लॉयड है। अब ये क्या हो गया? ग्रोथ फेज पूरा। इसी को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन फेज, डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। ये जो ये बना है, इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी oocyte बोलेंगे। अब ये प्राइमरी oocyte जो है, इसके चारों तरफ कुछ सेल्स आकर के सराउंड हो जाएंगी। वो हम डायग्राम में अभी नहीं दिखा रहे हैं, वो अभी डायग्राम है, इसलिए मैंने कहा वो दोनों डायग्राम एक साथ मिक्स करके लास्ट में पढ़ाया जाएगा। जो ओवरी का डायग्राम है, आप ऐसे समझिए, ये प्राइमरी oocyte है ना, इसके ये जो बची हुई ओगोनिया है, जो बची हुई रहती है, ठीक है। यहाँ तो 3 है, तो 3 है तो और भी, और सबकी भी तो होंगी, इसमें भी 3 होंगी, इसमें भी 3, सब में। तो जो बची हुई ओगोनिया रहती है, उसमें से क्या है? कुछ इसको चारों तरफ क्या कर लेंगे? सराउंड कर लेंगे, घेर लेंगे, और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। अभी नाम नहीं लिख रहा हूं प्राइमरी फॉलिकल, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायग्राम। तो आप समझे रहिए कि ये कहाँ है ये चीज प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बंद है। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है प्राइमरी oocyte, ये है कहाँ? ये है इन प्राइमरी फॉलिकल में बंद है। पहले प्राइमोडियल फॉलिकल बनता है, पहले फॉलिकल छोटा बनता है,
एक्चुअली प्राइमरी फॉलिकल क्या है, जो ओवोनिया बड़ी हो गई बाकी ओवोनिया उसको क्या कर लेती हैं, सराउंड कर लेती हैं और एक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ये देखिए, अब आप कहेंगे वहां तो 3 ही था, तो 3 था, ठीक है, इससे 3, इससे 3, इससे 3, तो सभी में हर जितने भी ओवम मदर सेल हैं सब डिवाइड कर रही हैं, लेकिन सब जो है क्या नहीं बनाती हैं, सबसे उस साइड नहीं बनेगा ना, कुछ से क्या बनेगा उस साइड, बाकी इसको क्या करेंगे, जो बची हुई रहेंगे, जो बची हुई हैं सबके पास वो उनको सराउंड करते चले जाएंगे। कहां चल रहे थे, बैकवर्ड का, चलो जी आगे फिर से, ठीक है, समझ में आ रहा है। रेस्ट ओवोनिया सराउंड द मेन प्राइमरी, उस साइड को सराउंड कर लेती हैं जो साइज में नहीं बढ़ पाए, इन्हीं को क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स बोला जाता है, ग्रेनुलोसा सेल, वो आगे पढ़ेंगे, बस इतना जानिए कि वो साइट क्या हो रहा है, अभी फॉलिकल समझाएंगे। अब ये प्राइमरी साइट है, अभी बर्थ हुआ है नहीं हुआ, ये चल रहा कहाँ, यूट्रस में, फीमेल एक बच्ची जो कहाँ है, यूट्रस में है, उसकी ओवरी के अंदर ये चल रहा है, दोनों ओवरी में है कि एक में, दोनों में ओवरी में, ठीक है, लेकिन दोनों ओवरी में चल रहा है, ध्यान रखिएगा ये प्रोसीजर दोनों में चल रहा है, ठीक। अब यहां पर ये प्राइमरी साइट है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनका नंबर मिलियंस में होता है, 2 से 3 मिलियंस। कितने बने हैं ये कितने हैं, 2 से, नोट करते रहिए, 2 से 3 मिलियंस हैं इनकी संख्या, एक ओवरी के अंदर की बात हो रही है, 2 से 3 मिलियंस। समझ में आ रहा है, ये जवाब नहीं दे रहे हैं, आ रहा है ये, 2 से 3 मिलियन इनकी संख्या है। अब बच्चे का जन्म होगा, अब क्या होगा, बर्थ, तो बुक ने यहीं पर लाइन खींच के लिखा है, अब क्या होगा, बर्थ होगी, ठीक है। 2 से 3 मिलियन मतलब जब कोई लड़की जन्म लेती है तो उसकी ओवरी में 2 से 3 मिलियंस की संख्या में प्राइमरी साइट रहते हैं, ठीक, दोनों ओवरी में अलग अलग की बात हो रही है। अब बर्थ के बाद क्या आता है, चाइल्डहुड, बचपना आएगा, तो फिर वो चाइल्डहुड कंडीशन में जाएगी, ठीक है, बर्थ होगा, चाइल्डहुड, उसके बाद क्या आएगा, प्यूबर्टी, 11 साल 10 साल के बाद क्या आएगी उसकी प्यूबर्टी आएगी, मतलब यहां से यहां तक कितने साल का समय बीत गया उसका, लगभग 11 से 12 साल का समय बीत गया। तो जब वो बड़ी होगी प्यूबर्टी आएगी तो उसकी ओवरी में अब कितने प्राइमरी साइट या प्राइमरी फॉलिकल, बुक क्या लिखता है, प्राइमरी फॉलिकल, हम इसको फॉलिकल समझ रहे हैं, वो साइट तो बोला लेकिन वो साइट किसके अंदर बंद है, प्राइमरी फॉलिकल, तो इसका नाम क्या रहता है, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। तो वहां लिखा हुआ है कि प्यूबर्टी पर कितने प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं, 60 से 80 हजार, तो इनकी संख्या घट करके कितनी हो जाती है, तो लेंगे ये प्राइमरी वो साइट कितने बचे, अब देखिए यहां नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो चीज ना अगले वाले स्लाइड उसमें है, इस चीज में बता रहा हूं कि कितने बचेंगे, आप समझिए 60 से 80 हजार प्राइमरी साइट कहां बचे, प्यूबर्टी पर बचे, बाकी सब कहां गायब हो गए, डीजेनरेट कर गए, मिलियंस की संख्या में बने थे, 20 लाख से 30 लाख बने थे और 60 से 80 हजार आ गए घट के, बाकी सब खत्म हो गए 12 साल के अंदर में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये अब प्राइमरी, अब जैसे प्यूबर्टी आएगी तो ये प्राइमरी उस साइट क्या करेगा, ये प्राइमरी उस साइट जो है अभी ये क्या है, 2n है कि n है। एक चीज और समझिए, देखिए ये आसान नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत आसान था। एक चीज और जानना है कि जब ये अभी आप क्या बोलेंगे, ये 2n है, ठीक है 2n है डिप्लॉइड, मियोसिस इसमें स्टार्ट हो जाती है, मैं यहां लिख रहा हूं इसको नोट करिएगा, मियोसिस 1 स्टार्ट, मतलब जब फीमेल कहां था, यूट्रस में थी, तो उसकी ओवरी में जो प्राइमरी साइट था बना हुआ था, ढेर सारे थे, मिलियंस की संख्या में थे, उनमें क्या स्टार्ट हो गया, मियोसिस 1, पहला मियोसिस स्टार्ट हो गया, लेकिन रुक गया, क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। हाँ बताइए, अरे सुनिए वही तो मैं बताने जा रहा हूं, प्यूबर्टी पर कंप्लीट होगा, स्टार्ट कहां होता है मियोसिस 1, बिफोर बर्थ,
बर्थ के पहले मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगा, बट कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट कब होगा? जब प्यूबर्टी आएगी यहां, तब जाकर के इस साइट में मियोसिस 1 पूरा होगा। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, इस लाइन को, ये देखिए, बिफोर बर्थ के पहले, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मियोसिस 1 जो है वो स्टार्ट हो जाती है, किसमें स्टार्ट होती है? प्राइमरी oocyte में, एन प्राइमरी oocyte जो बना है उसमें स्टार्ट हो गया है, लेकिन अरेस्ट हो गया है, रुक गया है, बट अरेस्टेड, ठीक है। किस स्टेज पर रुका है? मियोसिस जब पढ़ते हैं तो प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 आती है ना, प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन अवस्था पर रुकता है, पूरा पता होना चाहिए। प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हुआ है, तो अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज। अब जिसको यही नहीं पता होगा कि मियोसिस में कौन सी स्टेज आती है तो नहीं समझ में आएगा आपको। डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, मियोसिस 1 हो रहा है। मियोसिस में 2 स्टेप होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में आता है प्रोफेज 1, उसमें एक अवस्था आती है डिप्लोटीन, वहां जाकर रुक, जैसे डिप्लोटीन आएगा रुक जाएगा। अब ये सेल डिवीजन रुका है, आपको समझ रहे हैं? फीमेल की जब बर्थ होती है तो उसकी ओवरी में oocyte जो होते हैं उनमें मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन सेल डिवीजन पॉज है, सेल डिवीजन पॉज हो चुका है। वो पूरा कब होगा? 11 साल पर जाकर के, जब प्यूबर्टी आएगी, ठीक है, तब जाकर के वो मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। तो आगे लिखेंगे कि मियोसिस 1, ये क्वेश्चन आते हैं सब, 1 कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट एट प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी पर क्या होता है, कैसे, अभी वो आपको अगला वाला डायग्राम समझाएंगे, बस आप इतना जान लीजिए। प्यूबर्टी पर जाके मियोसिस 1 पूरा, अभी तो एक डिवीजन और बाकी है, मियोसिस 2 भी होना बाकी है। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? ठीक, तो मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुका है कब? जब बच्चे ने जन्म लिया, उसकी ओवरी में मियोसिस 1 स्टार्ट है, लेकिन बर्थ हुआ, चाइल्डहुड हुआ, प्यूबर्टी तक वो डिवीजन 10 साल तक सेल डिवीजन रुका रहता है, ठीक है। अब जैसे ही प्यूबर्टी आएगी तो ये प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte में क्या होगा? इससे बनेगा सेकेंडरी oocyte। कैसे बनेगा? मियोसिस से, मतलब इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहां पर ये 2n है, ये क्योंकि 2n तो रहेगा ना, आखिर प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी तक, जब प्यूबर्टी आती है उसमें प्राइमरी oocyte ओवरी में रहते हैं, फिर क्या होता है? फिर उनमें मियोसिस 1 पूरा हो जाएगा। कब? जब प्यूबर्टी आएगी। तो मियोसिस 1 ये पूरा हो गया। अब जब मियोसिस 1 होता है तो याद रखिए एक पोलर बॉडी बनती है, क्योंकि मियोसिस 1 में कितनी सेल बनती हैं? एक सेल से कितनी सेल बननी चाहिए? 2। डायग्राम बुक में देखिए, उसने तो एकदम सिंपल दिखाया है, लाइन खींच करके, ये देखो यहां दिखा रहे हैं, ये सेल है प्राइमरी oocyte, सेल डिवीजन दिखाया, सेकेंडरी oocyte बना दिया, और एक क्या बना दिया? पोलर बॉडी। मतलब याद रखिए कि मियोसिस में हमको पता है कि मियोसिस में जब एक सेल से कितनी सेल बनती हैं? 2। मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में भी 2 बनती हैं एक से। टोटल कितनी सेल बनती है मियोसिस में? 4। चारों सेल पेरेंट के साइज की होती हैं, ऐसा छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन यहां अनइक्वल डिवीजन है, ये अनइक्वल मियोसिस है। एक सेल बहुत छोटी बनेगी और एक बहुत बड़ी बनेगी। जो छोटी बनेगी उसका नाम क्या रहेगा? पोलर बॉडी, क्योंकि ये पहली बार बन रही है, मियोसिस 1 में बन रही है। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। ये पहली पोलर बॉडी है, समझ में आ रहा है? तो मियोसिस 1 में 2। अब इसका रीजन जानते हैं, क्यों एक सेल छोटा बनाया और एक सेल बड़ा क्यों बना? बराबर क्यों नहीं बना सेल? हाँ, जोर से बोला करिए, हमारे कानों तक आवाज है थोड़ी सी। हाँ बताइए। क्रोमोसोम डिवाइड नहीं, यहाँ 46 क्रोमोसोम है, बताइए इसमें कितने गए? इनमें कितने गए? 23। मियोसिस 1 में ही आधा होता, 23 इसके पास पहुंचा, 23 इसके पास। छोटा क्यों बन गया? ये बड़ा इसलिए बना क्योंकि जैसे इसी से ही ऐसे। ये बताइए डेवलपमेंट जो होता है तो मदर ही तो कराती है,
जैसे जाइगोट जानते हैं, जाइगोट जो बनता है वो कैसे बनता है जाइगोट? आप बोलेंगे जाइगोट स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से बनता है। स्पर्म केवल अपना हेड न्यूक्लियस दे देता है, अपने क्रोमोसोम दे करके छुट्टी ले लेता है। सारा डेवलपमेंट कौन कराता है? जाइगोट जो बना, ये ओवा है, ये स्पर्म है। स्पर्म जब ओवा के साथ फ्यूज करेगा तो कभी भी स्पर्म ओवा को अपना सब कुछ नहीं देता है, केवल अपना न्यूक्लियस देता है, क्रोमोसोम दे देता है बस। साइटोप्लाज्म किसका है? साइटोप्लाज्म किसका है? जाइगोट बनता है ना, जाइगोट एक सेल है कि नहीं है? तो जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म बना है, वो साइटोप्लाज्म किसका है बताइए? ओवा का साइटोप्लाज्म होता है, ओवा का साइटोप्लाज्म है, क्योंकि स्पर्म तो केवल न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन के दौरान न्यूक्लियस देता है, अपना साइटोप्लाज्म डोनेट नहीं करता है। ऐसा नहीं होता कि दोनों सेल एकदम मिल करके एक सेल नहीं बनाती हैं, केवल न्यूक्लियस जाता है। तो डेवलपमेंट तो इसी को कराना है, ओवम को ना, ओवम से जाइगोट बनेगा, साइटोप्लाज्म इसी का आ रहा है, ठीक है। इसीलिए यहां पर एक सेल बड़ी बनती है, क्योंकि सारा डेवलपमेंट इसी को चलाना है। अगर दोनों सेल बराबर बन जाएगा तो साइटोप्लाज्म इक्वल जाएगा, और जब एक सेल छोटी बनेगी एक बड़ी बनेगी तो साइटोप्लाज्म इसमें क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, ठीक है। और इसी को तो आगे फर्दर जाइगोट बनाना है। यही देखिएगा, यही आगे लास्ट कंप्लीट ओवम इसी से बनेगा, जो ओवम बोला जाएगा वो इसलिए अनइक्वल डिवीजन होता है। ये अपना मैक्सिमम साइटोप्लाज्म इसको दे देता है, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म किसको दे दिया? इसको दे दिया, क्योंकि भाई देखिए, चाहे ये इसको दे चाहे ये इसको दे, एक को तो देंगे तो कम से कम फायदा किसी का हो जाए ना। अरे किसी का फायदा हो जाए, अब पता लगा आधा आधा बट गया तो ना ये किसी कर्म लायक बच्चा ना वो किसी कर्म लायक बच्चा, तो कम से कम एक तो बढ़िया निकल जाए, इसलिए इसको डोनेट कर दिया। जुड़वा वाला कहानी अलग है। तुम लोग कहां थे ये बताइए? टाइम से आया करिए, जब निकल जाता है ट्रेन छूट जाती है तो पकड़ने आ जाते हैं, फिर जानते हो कैसे पकड़ी जाती है। और एक दो वो आ रहे हैं, देखो बैंक में पैसा निकालने गए थे क्या? एक नौटंकी। यहां पर देखिए पोलर बॉडी क्यों बनती है, याद रखिए उसका सिग्निफिकेंस, क्योंकि सारा डेवलपमेंट इस ओवम को कराना है, जाइगोट इसी से बनाना है, तो ये अपना इतना सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, सेक्रीफाइस करता है और इसको अपना मैक्सिमम साइटोप्लाज्म डोनेट कर देता है। समझ में आ रहा है? बाकी क्रोमोसोम तो उतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये 23 अपना इसको दे देगा। अगर ये क्रोमोसोम भी डोनेट कर देता तब क्या होता? तब तो डबल हो जाता। पेरेंट में पता लगा 46 यहाँ 40 मल्टीप्लाई 2 बच्चे में हो जाता, तो वो नहीं होता है। क्रोमोसोम तो बराबर जाने चाहिए ना, तभी तो, क्योंकि 23 यहाँ तो 23 स्पर्म तो दे ही रहा है फिर आगे जाकर के। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। आगे बुक ने लिखा है कि फर्स्ट पोलर बॉडी मे और मे नॉट डिवाइड, ये डिवाइड भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, ठीक है, दोनों केस हैं। तो आप यहां पर आगे बढ़ा के, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं, मैंने डायग्राम यहां से बताया था, ये क्या बना? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बना। ये क्या बना? फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। इसी पर लिखिएगा मे और मे नॉट डिवाइड, मे और मे नॉट डिवाइड, डिवाइड भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। इसका फायदा कुछ है, इससे कुछ बने हुए नहीं, ये खत्म कहानी हो जाएगी इसकी, ये पोलर बॉडी डिजनरेट कर जाएगी। बना क्यों? इसको आगे बढ़ाने के लिए बस, ठीक। अब सेकेंडरी oocyte में कितना क्रोमोसोम? 23, 23 का मतलब जन होता है। अब इसमें मियोसिस 1, अब ये कहां बना? सेकेंडरी oocyte कब बनता? प्यूबर्टी पर। याद रखिए कब बनता है? एट प्यूबर्टी, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, अभी ओवरी का डायग्राम फिर बनाएंगे, वहां फिर बताना पड़ेगा आपको। प्राइमरी oocyte कहां बनता है? प्राइमरी oocyte ओवरी के अंदर बनता ओवरी में, लेकिन कब? जब एम्ब्रियोनिक लाइफ रहती है, यूट्रस में, यूट्रस लाइफ में बच्चे के बनता है, ठीक है। और वही प्राइमरी oocyte आगे जाकर के फर्दर कहां? प्यूबर्टी तक जाता है। सेकेंडरी oocyte कब बनेगा? प्राइमरी से बनेगा, मियोसिस 1 के दौरान जब पूरा होगा, ठीक है, ये बनेगा प्यूबर्टी पर जाकर। और सेकेंडरी oocyte इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो रहा है। कौन सा? मियोसिस 2। फिर ऐसी कहानी, फिर एक छोटा पोलर बॉडी और एक फिर बड़ी सेल। देख रहे हैं, आधा आधा पहुंचना चाहिए। एक सेल छोटा बना दिया और एक
बड़ा, जो बड़ा बनाया है इसी को क्या है, यही ओवम है, यही क्या है, ओवम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये क्या है, सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी है ये। ठीक, सेकंड पोलर बॉडी। मियोसिस 1 कहां रुका था, कहां पूरा, फिर से याद आया कुछ। मियोसिस 1 देखिए, मियोसिस 1 जब फीमेल गर्ल कहां थी, यूट्रस में थी, तो उसकी प्राइमरी साइट में मियोसिस 1 चालू हो गया था। 12 साल 11 साल तक रुका रहा इस प्राइमरी साइट। जब ये प्राइमरी साइट कहां पहुंचा, ये प्राइमरी साइट जब पिवोटी आई तो जाकर के इसमें मियोसिस 1 पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद इससे क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया ना, तभी तो बनेगा ना, मियोसिस 1 पूरा हुआ तभी बनेगा। अब ये सेकेंडरी oocyte जो बना है, सेकेंडरी oocyte ये, इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया। अरे 2 भी तो स्टार्ट होगा ना, 1 पूरा, 2 भी तो स्टार्ट होना चाहिए। तो इसमें मियोसिस 2 यहां लिखेंगे, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 क्या है, पूरा लिखिएगा, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है बट अरेस्ट, फिर रुक गया। अब देखिए कितना बढ़िया कहानी है। पहला मियोसिस रुका था कब, जब बर्थ नहीं हुई थी। पूरा कब हुआ, प्यूबर्टी पर 11 साल पर। फिर जब सेकेंडरी oocyte बना 11 साल पर जाकर के, तो फिर इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ। आपकी मियोसिस 2 होगा स्टार्ट, अब पूरा भी नहीं हुआ है, मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया है, किस स्टेज पर रुक गया है, मेटाफेज। तो यहां लिखेंगे, यहां लिख लीजिएगा कि इन सेकेंडरी oocyte जो होता है उसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट तो हो जाएगा, वो स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी पर। यहां लिखेंगे एट प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी पर बनता ही है। एन किस स्टेज में रुकेगा वो, एंड अरेस्ट, और क्या हो जाएगा, स्टार्ट होकर के पॉज हो जाएगा। अरेस्ट एट किस स्टेज पर, मेटाफेज सेकंड, क्योंकि इसमें भी तो प्रोफेज 2, अब 2 लिखा जाएगा, 1 नहीं बोलेंगे। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज, मेटाफेज 2 पर रुकेगा। ठीक, और रुका हुआ है। इसी समय क्या हो जाएगा, ओवुलेशन, बड़ा बड़ा लिखिएगा, ओवुलेशन, ओवरी से अंडा निकल जाएगा। कब, जब सेकेंडरी oocyte बनता है। ये सब अभी ओवरी में चल रहा है। कहां चल रहा है, अभी फैलोपियन ट्यूब जब आएगा बता देंगे। ये सब कहां चल रहा है, प्यूबर्टी पर, ओवरी के अंदर सब कुछ चल रहा है। ओवरी में सेकेंडरी oocyte बन गया, उसमें डिवीजन स्टार्ट भी हो गया, मियोसिस 2, और रुक गया बीच में मेटाफेज सेकंड पर। अब यही सेकेंडरी oocyte डायग्राम बुक में जो बना हुआ है ओवरी का, वहीं से निकाल के बाहर दिखा रहे हैं। ओवरी से अंडा निकलता बाहर, ओवम, ओवुलेशन बोलते हैं ना उसको। यही सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। ये ओवम नहीं है अभी, इसको ओवम, बुक ने तो लिखा है ओवम, बुक ने इसको लिखा है ओवम, लेकिन ओवम तब बोलेंगे कि जब दोनों डिवीजन पूरा हो जाएगा। अभी तो ये रुका, अभी तो इसमें पॉज वाली स्थिति है। ये पॉज का सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, इसमें मियोसिस 2 क्या है, स्टॉप है, अभी पॉज है, स्टॉप तो नहीं कहेंगे, पॉज अवस्था में रुका है। तो यहीं पर हो जाता है ओवुलेशन। अब ये अंडा कहां जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा और इंतजार करेगा कि कभी स्पर्म आए। और जब स्पर्म आएगा जिस भी समय, अगर नहीं आया कोई जरूरी नहीं है, नहीं आया ये खराब डीजनरेट कर जाएगा ओवरी के अंदर, वहीं एब्जॉर्ब, फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में मर के एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। समझ में आ रहा है, खराब हो जाएगा ये। फिर ये जानते हैं हर महीने एक एक ओवम डबल बनता है, हर मंथ में। प्यूबर्टी से ही 50 साल की उम्र तक फीमेल में हर महीने एक एक ओवम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलीज होता है, पीरियड्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, उस दौरान 14वें दिन पर बताएंगे भी एक एक ओवम रिलीज होगा, एक एक ये रिलीज होता रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, प्रेगनेंसी डेवलप, नहीं हुआ तो डीजनरेट। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन अगर हो गया, ओवरी से निकल गया, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कभी हुआ
तुरंत ये डिवीजन जो रुका था ये पूरा हो जाएगा, और जैसे ही पूरा होगा तुरंत एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी ना, और फिर ये ओवम क्या बोला जाएगा, इसको तब बोलेंगे अब ये ओवम है ये, ठीक है। मतलब इस सेकेंडरी उस साइड से कौन आकर के अटैक करेगा, स्पर्म जैसे ही अटैक करेगा तो तुरंत ये क्या करेगा, डिवीजन पूरा का। भी इसको और थोड़ा समझाएंगे, यहां तक आ गया है। माइटोसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने देखा बड़ा आसान चीज थी, ये oogenesis में तो ये रुकने वाली कहानी हो गई कि सेल डिवीजन कहाँ रुकता है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया, अब यही बताते जाएंगे आप इस चीज को, जहां नहीं बताएंगे मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। यहां लिखेंगे ओवम बनेगा, और मियोसिस 1 यहाँ अरेस्ट भी लिखा, और मियोसिस 1 कंप्लीट एक साथ लिख लीजिए, लिखने वाला काम। मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा, मैंने वैसे लिखा दिया शुरुआत में, कंप्लीट एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री, जब स्पर्म की एंट्री होगी उस समय। और ये कहां चलेगा, फैलोपियन ट्यूब में। ये स्पर्म कहां अटैक करता है, इन फैलोपियन ट्यूब में। किस पार्ट पर होगा ये सब चीज, एम्पुला वाले रीजन में, एम्पुलरी रीजन में ना, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अब मैं वो डायग्राम बुक में बना है, इसको समझा रहा हूं जल्दी से, ठीक है। ये देखते रहिए, ये चीज को अब ओवरी के अंदर समझा रहे हैं, एक्चुअल में ओवरी के अंदर। हाँ क्या कर रहे हैं, किसमें, जाइगोट में ये कहां बनेगा, इससे जाइगोट ओवम से बनेगा कि जाइगोट में नहीं बनेगा ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब। अरे मैं सब बताऊंगा, हार्मोन क्यों परेशान है, मैं सब बताऊंगा। हाँ, फर्टिलाइजेशन जब होगा, जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करेगा तब जाइगोट बनेगा, ठीक है। अभी आप देखिए ओवम कैसे बन रहा है, इसको समझना है। ये देखिए पूरा एक बड़ा सा पेज ले लेते हैं, एक एक चीज को समझाना है इसमें। ये हुआ ओवरी, ठीक है, और थोड़ा बड़ा क्योंकि इसमें सब हमको इसी में लिख देंगे अभी हम। ये ओवरी हो गया। पहले कुछ पॉइंट याद रखिए कि ओवरी जो होती है, ओवरी में जो ओवरी और टेस्टिस में एक अंतर है। टेस्टिस में आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा ना, टेस्टिस के अंदर मदर सेल कहां होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसका डायग्राम में बनाया था, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दिखाया था, जर्म सेल को दिखाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, दिखाया था ना, अंदर की लेयर। लेकिन ओवरी में जर्म लेयर बाहर होती है, ध्यान रखना, इसने डायग्राम में बाहर किया। ये देखिए ये क्या है, ओगोनिया है सब, ये है जर्म लेयर। पूरे पे बना लीजिएगा, मैं यही तो छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। आप जल्दी जल्दी बना के छोड़ दिया करिए इतना। ये क्या है, ओगोनिया है ढेर सारी, यही है जर्म लेयर, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक। तो ये ओवरी में कहां है, बाहर है। यहां एक पॉइंट लिख लीजिएगा, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम सराउंड करती है, सराउंड ओवरी। ओवरी की जो वॉल है उसके चारों तरफ जर्मिनल एपिथेलियम होगा। उसके अंदर कौन सी सेल होंगी, कौन सी सेल है इसके अंदर, अरे ओगोनिया है। कौन सी सेल है, कंटेन ओगोनिया, ओगोनिया है ना, इन्हीं से तो ओवम मदर सेल भी कह सकते हैं। क्या है ओगोनिया का दूसरा नाम, ओवम मदर सेल कहते हैं। पढ़ के आया करिए, देखिए समझ में नहीं है फिर आरोप आप किसको लगाते हैं, टीचर को लगता है कि नहीं समझा पा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। आप पढ़ के आएंगे, इतना बायोलॉजी इतना आसान होता ना, इतना भी आसान नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, एक फॉर्मूले पर 10 सवाल लगा दिया, इंटरेस्ट आता है उसमें, इसमें इंटरेस्ट कम थोड़ा डेवलप होता है। तब डेवलप होगा जब आप पढ़े रहेंगे, पहले से कुछ जाने, एबीसीडी जाने रखेंगे तो आगे वर्ड्स बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो नया लगता होगा, ये सब नया है, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, क्यों। तो जर्मिनल एपिथेलियम ओवरी की वॉल को सराउंड करती है। आगे लिखा है कि ओवरी में अंदर की साइड में क्या है, स्ट्रोमा है। क्या है, स्ट्रोमा। इसका जो मैट्रिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो लिखेंगे
मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स कॉल्ड, इसके मैट्रिक्स को बोलते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में 2 लेयर हैं। बुक ने लिखा है कि जर्मिनल एपिथेलियम सराउंड्स द स्ट्रोमा। किसको सराउंड करती है? स्ट्रोमा। भाई अंदर क्या भरा हुआ है? स्ट्रोमा, लिक्विड है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में 2 पार्ट, जैसे कॉर्टेक्स और मेडुला, जानते होंगे। तो बाहर का पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स है। अंदर का पार्ट मेडुला है। पूछा जाता है कॉर्टेक्स में क्या है? कॉर्टेक्स देखिए डॉटेड लाइन में मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए कॉर्टेक्स में क्या मिलेगा, जो हमने आपको बोला ओवम की डेवलपिंग अवस्थाएं मिलेंगी। कैसे ओवम डेवलप कर रहा है, कैसे उस फॉलिकल डेवलप कर रहा है, फॉलिकल की डेवलपिंग अवस्थाएं रहती हैं इसमें। और अंदर यहाँ की मेडुला में रहता है ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स। देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा, ये खून की नलिकाएं हैं। ब्लड वेसल्स स्ट्रोमा में, लिम्फेटिक वेसल स्ट्रोमा। यहां दिखाया नहीं गया लिम्फेटिक, हाँ दिखाया गया। और इसके बाद में ये डेवलप, फॉलिकल का डेवलपमेंट कहाँ चलता है? ये बाहर वाले है। तो यहां पर कॉर्टेक्स में लिखेंगे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होता है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट चलता है, ठीक है। और मेडुला में क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड के साथ लिम्फ की भी क्या होती हैं? वेसल्स होती हैं। हाँ नर्व कह सकते हैं, सप्लाई, ठीक है। हो गया इतना भी, मैं इसको हटा दूंगा, नोट कर लिए हैं। अब वही पिछला डायग्राम माइंड में लेके चले जाइए जल्दी से, जो अभी तक बता रहे थे oogenesis। हो गया सबका ना? ये हटा दें इसको। ये देखिए, अब देखिए जो अभी तक मैंने आपको समझाया oogenesis, इसको माइंड में लीजिए और फिर इसको यहां समझिए कैसे oogenesis हो रही है। फिर से बताइए, oogenesis कब स्टार्ट होती है? फीटल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ये ओवरी है, इसी में चालू भी होगा। और कब? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ये सेल डिवाइड करेगा ना, ये ओगोनिया क्या करेगा? डिवाइड करेंगे। कितनी बार? पहले 2 बार। माइटोसिस 2 बार करेंगे। कितनी ओगोनिया बनेंगी? 4, ठीक है। डायरेक्ट दिखाने को, उसने भी डायरेक्ट बुक में दिखाया। कितनी बनेंगी इससे बनेंगी 4 बनेंगी, ठीक है। इसमें से कोई एक क्या करेगी? साइज में बड़ा कर लेगी अपने आप को, इंक्रीज। ऐसे इससे 4, इससे 4, सबसे 4 4। इसके बाद पता लगा इसमें से एक साइज में इंक्रीज हो गया, इसमें से एक साइज इंक्रीज हो गया, बाकी सब जो बची है वो घेर लेंगी। घेर लेंगी तो कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी? तो आप कहेंगे क्या बन गया? फॉलिकल। तो ये इसको चारों तरफ से क्या कर लिया? घेर लिया, ठीक है। और ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल। इसके भी पहले प्राइमोर्डियल बनता है, जब ये बहुत छोटा रहता है तो उसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल। तो फॉलिकल के अंदर क्या है? फॉलिकल के अंदर बंद है, क्या चीज बंद है? जो साइज में बड़ा किया था अपने आप को, प्राइमरी oocyte। इसके अंदर ये प्राइमरी oocyte बंद है, ठीक। अभी ये बर्थ नहीं हुआ है, समझ में आया? अब बर्थ होगी। इसमें जब बर्थ होगी उसके पहले ही इसमें सेल डिवीजन मियोसिस 1 स्टार्ट, रुक जाएगा। किस अवस्था पर? प्रोफेज 1 में, डिप्लोटीन में, ठीक है। इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगा, तब जाकर के बर्थ होगी। अब यहां पर अब वो सब चीज बर्थ वगैरह यहां नहीं दिखा रहे, वहीं दिखा देते, ठीक है। जब बर्थ होगा तो बताइए प्राइमरी फॉलिकल बर्थ के पहले कितनी रहती हैं? 2 से 3 मिलियन। अभी लिखा है मैंने, कितनी रहती है एक ओवरी में? 2 से 3 मिलियन। जब बर्थ होगा तो हर ओवरी में 60 से 80 हजार इनकी संख्या बचेगी, बाकी सब डीजनरेट कर जाएंगी, ठीक है। तो प्यूबर्टी पर इनकी संख्या 60 से 80 हजार, 60 to 80,000 होगा। यहां हटा दे, सब नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 60 से 80 हजार बचेगा ये। अब यहीं से समझना है कि प्यूबर्टी पर अब क्या होगा। तो इसमें कौन सा डिवीजन रुका हुआ था? प्यूबर्टी पर आकर के, प्यूबर्टी पर जब पहुंचेगी तो सेल डिवीजन रुका है अभी ना, कौन सा? मियोसिस 1 रुकी हुई है। अब अभी देखिए अब पूरा कब होगा। इस प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा? 1 सेकंड, ये थोड़ा सा और साइज में बढ़ेगा। कौन? ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये जब साइज इंक्रीज करेगा तो आप बोलेंगे और बड़ा हो गया, ठीक है। ये देखिए, और इसके चारों तरफ ये जो सेल है ना, ये और ढेर सारी हो जाएंगी। इसको घेरने वाली जो सेल हैं वो क्या हो जाएंगी? और ढेर सारी हो जाएंगी। ये देखिए,
ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे ये जो ग्रेनुलोसा सेल है, और ढेर सारी ग्रेनुलोसा सेल इसके चारों तरफ घेर लेंगे। मतलब यही प्राइमरी फॉलिकल बड़ा हो गया। कौन सा हार्मोन इसको बड़ा कराएगा? एफएसएच। और जो एफएसएच पिट्यूटरी कहां से बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट का मतलब प्रभावित करेगा, उसको बड़ा करने में मदद करेगा। एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इस साइज बड़ा हो गया, इसका नाम क्या रहेगा? सेकेंडरी फॉलिकल। समझ में आया? अब इसके अंदर जो बंद है वो क्या है? इसके अंदर जो साइड बंद है उसका नाम क्या है? यही तो गलत हो जाएगा। यहीं से कंफ्यूजन हो जाता कि जब सेकेंडरी फॉलिकल है तो आप कहेंगे सेकेंडरी साइड बंधन है। अभी ये प्राइमरी है, यही ध्यान रखिएगा। अभी ये प्राइमरी है, नाम भले सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, उस साइट अंदर प्राइमरी है। इस चीज को इंडिकेट कर लीजिएगा, ये प्राइमरी उस साइट अभी भी है। मतलब अभी इसमें डिवीजन पूरा नहीं हुआ है। मियोसिस 1 अब जाकर के, अभी इसमें तो पूरा था ही नहीं, इसने और अपने आप को बड़ा किया। प्राइमरी साइट अंदर बंद था और ढेर सारी सेल सराउंड कर ली, ये साइज में बड़ा दिख रहा है। अभी भी क्या है? ये प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा तो आप कहेंगे अब जाकर के मियोसिस 1 पूरा। तो ये साफ साफ लिखिएगा, जब ये बनेगा तो मियोसिस 1 क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब जाके पूरा होगा जब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा। है तो प्राइमरी oocyte है ना। तो यहां मियोसिस 1 यहां भी रुका था, अब जाकर के हमने कहा था ना मियोसिस 1 कब पूरा होता? प्यूबर्टी पर जाकर के 11 साल की अवस्था हो गई। अब ये धीरे धीरे, मतलब 11 साल बाद एक एक प्राइमरी oocyte कुर्बान होता है। कुर्बान नहीं, उससे क्या बनता है? अंडा बनता है। एक एक प्राइमरी oocyte हर महीने डेवलप करेगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने चलती है। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगा? अपना मियोसिस पूरा करेगा। कौन सा मियोसिस? जो रुका हुआ था, जो मियोसिस उसमें रुका हुआ था, वो हर महीने एक एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा। पहले वो सेकेंडरी बनाएगा, फिर टर्सरी बनाएगा, फिर ग्रेकिन बनाएगा। आ रहा ना ये? ठीक है, तो एक चीज और यहां से लिख लीजिएगा कि बुक ने लिखा है, ये जितनी भी ये क्या है? ओवम मदर सेल। इसी को क्या बोलते हैं? oogonia। ठीक है, ये डिवाइड किया, कितनी बनी? 4। अगर हम इसी को मेल में पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यही चीज कब होती है? प्यूबर्टी पर जाकर के होती है। मतलब जब तक आदमी जिंदा रहता है मेल, तब तक उसके टेस्टिस में जो मदर सेल होती हैं वो डिवाइड करती रहती हैं। लेकिन फीमेल के केस में जितनी oogonia 1 से 4 बनी थी ना, जितनी oogonia बननी थी वो बन गई। अब कोई oogonia नहीं बनेगा। बर्थ के बाद कोई oogonia नहीं बनता है। आप नहीं कहेंगे कि बर्थ हो गया, प्यूबर्टी आ गया, अब ये लो जी इससे 4 बनेगा। नहीं, अब ये डिवाइड नहीं करेगा। जर्म सेल अब डिवाइड नहीं करेगी। बर्थ के पहले जो होना है वो हो जाता है। नो मोर oogonia डेवलप। कोई oogonia नहीं बनती है आफ्टर बर्थ कह सकते हैं, या प्यूबर्टी के समय। बिफोर बर्थ जो बनना है वो बन जाएगा oogonia। कोई प्राइमरी oocyte नया नहीं बनता है। ध्यान रखिए, हमने कहा था 1 लाख 2 से 3 लाख प्राइमरी oocyte थे एक ओवरी में बन रहे थे। कितने बन रहे थे? 2 से 3 मिलियन बन रहा था, सॉरी 30 लाख तक एक ओवरी में इतने प्राइमरी oocyte बने थे। जब प्यूबर्टी आई तो ओवरी के अंदर घट गए, कितने हो गए? 60 से 80 हजार पहुंच गए। लेकिन कोई नया नहीं बन रहा ना, तो प्राइमरी oocyte भी नया नहीं बनता है। जो बनना है प्राइमरी oocyte वो उसी समय बन जाएगा बिफोर बर्थ या एम्ब्रियोनिक लाइफ के टाइम पर। हाँ, नया क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल। नया क्या बनेगा? हर महीने एक एक सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर एक एक टर्सरी बनेगा। सेकेंडरी टर्सरी एक एक महीने में सब बन जाते हैं हर महीने। हाँ, अभी बता रहे हैं, यहाँ तो समझ में आ रहा है। ये जो लाइन लिख रहा हूं इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस लाइन को इंपॉर्टेंट है कि नो मोर oogonia। कोई माइटोसिस नहीं होगा। माइटोसिस अब नहीं होगा। बर्थ के बाद कोई माइटोसिस नहीं है। नो मोर oogonia।
कोई ओगोनिया नहीं बनती हैं और कोई प्राइमरी oocyte सिंथेसाइज नहीं होता है, सिंथेसाइज आफ्टर बर्थ के बाद ना तो कोई नया ओगोनिया बनेगा ना ही कोई प्राइमरी oocyte, कुछ नहीं बनेगा। जितना बनना था बन गया बिफोर बर्थ। समझ में आ रहा है? अब देखिए 60 से 80 जा रहे हैं, 60 से 80 जा रहे हैं हर महीने। जैसे 11 साल की अवस्था हो गई फीमेल की, 11 साल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से स्टार्ट? 11 साल से। हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलेगा 28 दिन की होती है तो एक एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा। इस महीने एक, फिर अगले महीने एक, फिर अगले महीने एक, ऐसे कब तक चलेगा? 50 साल तक चलेगा। ठीक है, एक एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करेगा, सेकेंडरी बनाएगा, सेकेंडरी से क्या बनेगा? टर्सरी, टर्सरी से क्या बनेगा? ग्रेफियन। ये सारा हर महीने चलेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी बन चुका है। सेकेंडरी के अंदर क्या बंद है? प्राइमरी oocyte। सेल डिवीजन इसमें मियोसिस 1 पूरा। अब इसके में मियोसिस 2 स्टार्ट होगा। क्या होगा? 2। तो मियोसिस 2 में लिख रहा हूं यहां, मियोसिस 2, मियोसिस 2 गलत लिख गया, स्टार्ट हो जाएगी और एंड अरेस्ट भी हो जाएगी, रुक भी जाएगा। किस पर? मेटाफेज 1 पर, उधर लिखा दिया मैंने। ठीक है, तो सेकेंडरी से अब क्या बनना है? टर्सरी। टर्सरी कैसे बनेगा? ये और साइज में बड़ा हो जाएगा और देखिए इस साइज में और इंक्रीज करेंगे और ये देखिए ये मैंने बना दिया ये, और इसमें एक कैविटी बनाया है। ये कैविटी और बाहर से जो सेल इसको सराउंड कर रही थी वो तो रहेगा ही, ये सेल रहेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये जो सेल हैं बाहर से घेरे हुए हैं, ये सब रहेंगी। साइज फॉलिकल का धीरे धीरे देख रहे हैं बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि साइज को बढ़ाने के लिए एक हार्मोन लगातार पिट्यूटरी ग्लैंड से बन रहा है। उस हार्मोन का नाम क्या है? FSH। FSH ये भी काम कराता है, इससे इसको भी कराएगा, फॉलिकल स्टिमुलेट। इसके अंदर यहां देखिए, अब सेकेंडरी oocyte जानते हैं, ये देखिए ये है जो अंदर oocyte, यहां जो मैंने देखा है प्राइमरी है, प्राइमरी है। इसमें क्या रहेगा? सेकेंडरी। अब बोलेंगे ये सेकेंडरी oocyte है, इसका नाम सेकेंडरी। तो याद रखिए सेकेंडरी oocyte टर्सरी फॉलिकल के अंदर होता है, इसको बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल। समझ में आ रहा है? कौन सा फॉलिकल है ये? टर्सरी फॉलिकल। अंदर सेकेंडरी, अंदर एक कैविटी बन जाती है, हॉलो स्पेस बन जाता है, इसको बोलते हैं एंट्रम। ये कैविटी है एंट्रम। ये क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये है फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसको एंट्रम बोलते हैं। बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इनका नाम लिख लीजिएगा। ये कौन सी सेल हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं बाहर। ग्रेनुलोसा कुछ नहीं, ओगोनिया ही है, रेस्ट ओगोनिया जो बच्ची रहती हैं वो सराउंड कर लेती हैं। अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि सेकेंडरी से टर्सरी बनने में क्या क्या बदलाव होते हैं, तो आप यहीं लिखिएगा, इसको आगे बढ़ाते जाइए। सेकेंडरी फॉलिकल है ये, सेकेंडरी फॉलिकल, और इससे क्या बना? टर्सरी। टर्सरी फॉलिकल। क्या क्या बदलाव हो रहे हैं? पहला बदलाव मियोसिस, मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया, कंप्लीट नहीं है, ध्यान रखिएगा। कंप्लीट कब होगा? स्पर्म अटैक, जब स्पर्म जुड़ेगा इसके साथ। ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा क्या है? ये जो ग्रेनुलोसा सेल हैं ये डिफरेंशिएट हो गई। डिफरेंशिएट समझ रहे हैं? इसमें से कुछ ग्रेनुलोसा सेल एक लेयर बनाती है, थीका लेयर। क्या लेयर बनाती है? थीका। इसमें एक अलग लेयर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, मैंने एक लेयर दिखाया है, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? थीका। इसमें 2 लेयर होती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये है थीका। थीका लेयर कोई अलग नहीं है, ये ग्रेनुलोसा सेल से ही बनी हुई एक लेयर है, उसी की मॉडिफाइड सेल है। ठीक है, तो आप बोलेंगे मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया और जो ग्रेनुलोसा लेयर है ये क्या हो गई है? डिफरेंशिएट हो गई है, अलग अलग हो गई है।
तो ग्रेन्युलोसा लेयर क्या हो गई है, डिफरेंशिएट, अलग अलग हो गया है। ठीक है, एक अब बताइए ग्रेन्युलोसा लेयर कहाँ अनडिफरेंशिएटेड होती है? यहाँ अनडिफरेंशिएटेड इसी में है ना। अरे तो वही तो, सी का लेयर सेकेंडरी फॉलिकल में है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो यहाँ एक्सटर्ना मैं इसको ले दे रहा हूँ, यहाँ दो लेयर आप बना देंगे, एक्सटर्ना और इंटरना। ठीक है, वो एक्सटर्ना इंटरना में डिफरेंशिएट हो गई, मैंने लिख दिया कि लोसा सेल क्या हो गई है, डिफरेंशिएट। और तीसरा चीज क्या है, एंट्रम कैविटी, एंट्रम कैविटी बन गई है। यहाँ कैविटी नहीं रहती है, वहां कैविटी रहती है। समझ में आ रहा है? तो इतनी चीज हो गया आपका सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी बनने में। अब टर्सरी से क्या बनेगा, क्वाटरनरी नहीं बनता, क्या बनता है, ग्रेफियन, फुल्ली डेवलप। तो उसमें क्या बनता, कोई विशेष चेंज नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे कोई विशेष चेंज नहीं है, ठीक है, इसमें और इसमें ग्रेफियन में क्या बदलाव है, ग्रेफियन थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइज में इंक्रीज और ज्यादा कर जाएगा, और ये कैविटी और बड़ी हो गई। ठीक है, कैविटी और साइज में, ये सेकेंडरी उस साइड अभी भी सेकेंडरी बोला जाएगा, क्योंकि अब डिवीजन अभी पूरा नहीं होगा। डिवीजन रुक गया तो रुक गया, पूरा कब होगा, स्पर्मेंट्री। स्पर्मेंट्री कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ये सेकेंडरी उस साइड बोलेंगे इसको, और बाहर जो ग्रेनुलोसा सेल आप वही सेम बनाएंगे, थीका एक्सटर्ना दिखाएंगे और थीका इंटरना, दो लेयर बना के दिखाएंगे। तो ये टर्सरी जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, फुल्ली डेवलप फॉलिकल, पूरा डेवलप फॉलिकल कॉल्ड ग्रेफियन। ये मेच्योर फॉलिकल है, क्या है ये, मेच्योर फॉलिकल है। हाँ, जोना पेलिसेटा यहाँ बनेगी, यहाँ एक लेयर बनेगा एक्स्ट्रा, उस लेयर को क्या बोलेंगे, जोना। आप नोट कर लीजिएगा, एक लेयर एक्स्ट्रा है। देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, वो लेयर जानते हैं किसके चारों तरफ बना, ये जो उस साइड है, एक्चुअली उस साइड क्या है, एक सेल है। ठीक है, उस साइड क्या है, एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो ये सेल क्या करती है, अपने चारों तरफ एक लेयर बनाती है, खुद रिलीज करती है, खुद ही बनाती है लेयर, और वो लेयर बाहर डिपॉजिट करा देती है, उस लेयर को जोना पेलिसेटा जेडपी बोलते हैं। अभी जब कंप्लीट ओवम का डायग्राम आप समझेंगे तो उसमें जोना पेलिसेटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, विटिलाइन मेम्ब्रेन, ये सब बताया जाएगा। हो गया जोना पेलिसेटा, यहाँ कनेक्शन होता है, क्यूमुलस अफोरस होता है, ये सब हो गया। अब यहीं से जब फॉलिकल बन जाएगा, अब क्या होगा, ये ओवम, ओवम तो नहीं कहेंगे इसको, सेकेंडरी oocyte कहा जाता है। ये फॉलिकल फटेगा, ओवरी के अंदर ये फॉलिकल ब्लास्ट होगा, और ये ओवम क्या हो जाएगा, ओवरी से बाहर, ओवरी से बाहर चला गया सेकेंडरी oocyte, डायग्राम बुक में दिखा गया, देखिए ओवम बाहर। इसी को क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। ये अवस्था कौन सी होती है, ओवुलेशन, ओवरी से अंडा बाहर। कोई बताएगा यहां से यहां तक कितना दिन लगा, प्राइमरी फॉलिकल जब प्यूबर्टी पर, जैसे मान लीजिए किसी भी महीने आप सोचिए, किसी भी मंथ पर, मैंने कहा हर मंथ पर एक एक फॉलिकल डेवलप होता है, तो किसी भी मंथ पर अगर मान लीजिए 1 तारीख से स्टार्ट करिए, तो ये ओवुलेशन कितने दिन में होगा, ये 14 दिन में होगा, 13 से 14 दिन। समझ में आ रहा है, 13 से 14 दिन लगेंगे प्रोसीजर होने में, क्योंकि ओवरी से अंडा 14वें दिन पर रिलीज होता है। कब, जब से बनना स्टार्ट होता है, जब से ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है फॉलिकल का डेवलपमेंट, तब से 14 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद ओवरी से ओवुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कुछ डायग्राम में दिखाया हुआ था कि मियोसिस 1 कब स्टार्ट, मियोसिस 2 कब स्टार्ट, कब पूरा, अभी पूरा नहीं है। इसमें मियोसिस 1 2 रुका हुआ है, मियोसिस 2 अरेस्ट है, लिख लीजिएगा। ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, बुक में लिखा ओवम, उसको ब्रैकेट में लिखिएगा, सेकेंडरी oocyte है वो एक्चुअली में, और वहीं लिखिएगा मियोसिस 2, मियोसिस 2 अरेस्ट हो गया है, रुका है।
तो मियोसिस 2 में अरेस्ट हो चुकी है। बाकी आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक। ऐसा अब इसमें हार्मोन की बात अभी करेंगे। हाँ ये बर्थ ऐड नहीं होगा, ये हम बता रहे हैं कि अगर फीमेल 15 साल की हो गई है, 16 साल, किसी भी एज पर आप कहेंगे, 25 साल पर भी कहेंगे, हर महीने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जब पीरियड स्टार्ट होता, जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन से एक एक फॉलिकल ओवरी में डेवलप होता रहता है। 14वें दिन पर बाहर, फिर अगले महीने डेवलप हुआ 14वें दिन पर बाहर, ऐसे कहानी चलती है। तो ये आप बर्थ कहाँ कहेंगे, बर्थ तो कब की हो गई ना, मैच्योर ही हो रहा ना, ये 14वें दिन पर ये फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, यहां से ओवम रिलीज, इसी को बोलते हैं ओवुलेशन। आ रहा है ये? अरे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रखे होंगे ना, थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो रखना चाहिए आपको ना, उतना तो ओवरव्यू आपके पास होगा। अरे मैं एलएच बताऊंगा, क्यों परेशान है। मैं हार्मोन मैंने नहीं बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने दीजिए, अभी यहाँ पीडीएफ लेके आता हूँ, उसमें हार्मोन बताता हूँ आपको, कौन सा हार्मोन का। इतना समझ में आया एफएसएच का रोल। एक हार्मोन आपको बताया मैंने एफएसएच फॉलिकल को डेवलप कराता है। दूसरा हार्मोन है एलएच क्या करता है, ओवरी से ये ग्रेफिन फॉलिकल जब फटता है तो उसको फाड़ने में, अंडे को रिलीज कराने में एलएच का रोल होता है। कौन सा? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एलएच कब ज्यादा रिलीज होता है, 14वें दिन पर कि 13वें दिन पर? बताइए सोच करके। 14वें दिन पर ओवरी से अंडा निकलता है, ओवम सेकेंडरी oocyte, तो एलएच का पीक पॉइंट 14वें दिन पर रहेगा कि 13वें दिन पर रहेगा? 13 डे पर रहेगा। तैयारी एक दिन पहले होती है। 13वें दिन पर एलएच का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई पहले एलएच बनेगा तभी तो ओवम निकलेगा, तो ओवम निकलना है। तो 14 डे पर वही फिक्स नहीं होता है। आप भी मत सोचिए कि 14th डे फिक्स नहीं, 13 दिन 12 दिन पर ओवुलेशन हो सकता है, 18-20वें दिन भी हो सकता है, ठीक है। 2-4 दिन इधर 2-4 दिन उधर, 14 डे तो एवरेज माना गया है। तो जिस भी दिन रिलीज होगा उसके एक दिन पहले या थोड़े समय पहले एलएच बहुत ज्यादा रिलीज होगा। कहां? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। कहां जाएगा? ओवरी में आएगा। ओवरी में आएगा ना, क्योंकि ओवुलेशन कहां चल रहा है, ओवरी से होना है ना, तो यहां आएगा, यहां से ओवम रिलीज हो जाएगा। 2 हार्मोन मैंने आपको बता दिए, एफएसएच और एलएच। अब बचा कौन सा? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल देख के समझ जाएंगे, ठीक। तो यहां तक हो गया oogenesis। अगर इसको कंपेयर करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, ऐसे समझ लीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पर। oogenesis प्यूबर्टी बिफोर बर्थ, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा कब होता है? पूरी लाइफ चलता है। oogenesis कब पूरी होती है? जब प्यूबर्टी आती है, तब, जब स्पर्म एंट्री करता है, जब ओवम के साथ स्पर्म का एंट्री होता है, तब जाकर के oogenesis पूरी हो जाती है, ठीक है। और क्या डिफरेंस है? पोलर बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं बनता है। oogenesis में क्या बनता है? ध्यान से सुनते रहिए इधर। oogenesis में क्या बनता है बताइए, आप लोग बताओ तुम, क्या हम ही चिल्ला रहे हैं? हम पूछ रहे हैं, हमने समझा दिया है। पोलर बॉडी कहां बनती है? इस oogenesis में। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई पोलर बॉडी, कितनी पोलर बॉडी बनेगा बताइए काउंट करके? 2, 3 भी बन सकती है, ये लिखा है बुक में। पहला बार जब मियोसिस होता है तो एक पोलर बॉडी, दूसरी बार मियोसिस होगी तो दूसरी पोलर बॉडी, ठीक। पहली पोलर बॉडी डिवाइड भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर ये डिवाइड किया तो कितना बनेगा इससे? 2, तो 2 बनेगा, 1, 2, 3 बना ना, 3 भी बन सकता है अगर इसके ऊपर है। पहली दूसरी डिवाइड नहीं करती है, पहली डिवाइड भी कर सकती है और नहीं, अगर कर गई 2 पोलर बॉडी तो टोटल काउंटिंग 3 नहीं तो 2 होती है, ठीक है। अब अगला है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आइडिया सबको होगा थोड़ा बहुत। देखिए, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है तो बोलेंगे ये है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल? साइक्लिक चेंजेस। हर महीने फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ बदलाव होते रहते हैं, हर महीने कुछ चेंजिंग होती रहती है। कहाँ होती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसी को चेंजिंग को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बताइए चेंजिंग कहाँ होती है? कोई सोच के बताएंगे चेंजिंग कहाँ होती है?
यूट्रस में, और कहीं नहीं होती है। अभी नौटंकी दुनिया भर का ओवरी के अंदर चेंजिंग दिखाया, मैंने बोला हर महीने एक एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा, तो ओवरी के अंदर चेंजिंग हो रही है। और कहाँ होगा? यूट्रस के अंदर चेंजिंग होगी। हर महीने यूट्रस की वॉल कटती है, जो फ्लूइड बनता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज होता है 3 दिन तक, 4 दिन तक, ठीक है। ओवरी के अंदर भी चेंजिंग हो रही है, यूट्रस के अंदर चेंजिंग हो रही है। समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे यूट्रस में और ओवरी में 2 जगह चेंजिंग होती है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये साइक्लिक चेंजेस है, साइक्लिक चेंजेस। साइक्लिक क्यों बोला? क्योंकि हर महीने रिपीट करेगा, ये साइक्लिक है। चेंजेस अकर्स होते हैं कहाँ? इन ओवरी एंड यूट्रस। ओवरी में और यूट्रस में कुछ साइक्लिक चेंजेस हर महीने चलते हैं। अभी पता लगेगा क्या क्या होता है। उसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं? तो ओवरी में अभी पूरा डायग्राम है, फिर से समझ लीजिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? तो स्टार्ट कब होगा? एट प्यूबर्टी। 11 साल की अवस्था में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जब स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं मीनार्की। क्या बोलते हैं? मीनार्की। इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, मीनार्च। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है, इसके लिए नाम दिया जाता है। और जब रुकती है तो इसको मीनोपॉज बोलते हैं। एंड कंप्लीट एंड स्टॉप कब होती है? स्टॉप एट 50 ईयर्स। 50 साल फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये अप्रोक्स है, एवरेज है, एवरेज लिया गया। किसी किसी में 48 साल, कहीं कहीं 55 साल पर जाकर के रोकेगा। स्टॉप 50 ईयर्स एवरेज पर स्टॉप हो जाती है, इसके लिए बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गई? पॉज हो गया, रुक गया, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद? तो परमानेंट होती है जाकर के 50 साल पर, लेकिन टेम्पोररी बंद कब होती है? टेम्पोररी बंद कब होती है? तो यहां लिख रहा हूं, बताइए। टेम्पोररी स्टॉप कब होगा? थोड़े समय के लिए स्टॉप हो जाती कभी कभी, जब प्रेगनेंसी आती है तो, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं जब कोई फीमेल, उसमें टेंशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, या उसकी हेल्थ बहुत पुअर है, तो वहां मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ समय के लिए स्टॉप या डिले हो जाती है। जैसे कहते हैं पीरियड कभी कभी 28 दिन नहीं, कभी कभी 1.5 महीना खिसक गया। क्यों खिसक जाता है? उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में देखिए, पहला कारण स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस एक कारण, टेंशन हो सकता है। अगर टेंशन है तो 1.5 महीने खिसक जाएगा, क्योंकि टेंशन में हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। अभी आप समझेंगे। हार्मोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बन रहा है ना, तो प्रोजेस्टेरोन तो बाद में बनता है। हार्मोन जो आपके एफएसएच हैं, एलएच हैं, ये स्ट्रेस कंडीशन में डिस्टर्ब हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड वाले। दूसरा क्या है? अगर पुअर हेल्थ है, पुअर बहुत कमजोर है, हेल्थ डिस्टर्ब चल रही है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप भी हो सकती है टेम्पोररी, और इर्रेगुलर भी हो सकती है, डिले भी हो सकता है। और तीसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, मेडिसिन का यूज करना। आज के समय बहुत सारे फीमेल कुछ टैबलेट्स आती हैं, उनको यूज करते हैं अबॉर्शन कराने के लिए। वो क्या बोलते हैं? पिल्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? अबॉर्शन पिल्स, ठीक है। अबॉर्शन पिल्स के यूज करने से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो उनको कभी यूज देखिए, अबॉर्शन पिल लीगल है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उस कंडीशन में यूज किया जाता है, ऐसे नहीं यूज किया जाता है। वो आप अगले चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में समझेंगे उसको। तो ये बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। ये क्या है? सब ये नुकसान वाली चीजें हैं। तो आप यहाँ आगे देखिए, टेम्पोररी स्टॉप कब होगा? एट व्हेन, यहाँ लिख रहे हैं स्टॉप कब होगा? ड्यूरिंग, या तो प्रेगनेंसी में, और कारण भी है कि प्रेगनेंसी में स्टॉप क्यों हो जाती है, कोई बताएंगे सोच करके क्या कारण है? क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा बनता ही है प्रेगनेंसी में, और कहाँ बनता है? तो प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन बनता है प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में हाई है तो एफएसएच हार्मोन बंद हो जाएगा बनना, एफएसएच नहीं बनेगा। और सोचिए, जब एफएसएच नहीं बनेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल जाएगा? ओवा डेवलप ही नहीं करेगा, क्योंकि फॉलिकल को डेवलप कराने में इसी का तो रोल है।
तो प्रोजेस्टेरॉन जब हाई तो एफएसएच क्या है, डाउन, खत्म, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर बंद रहती है। और आगे लिखेंगे इन पुअर हेल्थ, अगर पुअर हेल्थ है या फिर स्ट्रेस है उस समय टेम्पोररी स्टॉप रहेगा या डिले हो जाएगा। ये तो हो गया इतना इसमें। मेंस्ट्रुअल साइकिल मंकी में चलता है, एप में चलता है और प्राइमेट्स में चलती है। ठीक है, कहाँ कहाँ चलती है, तो मंकी में, जो मंकी उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ह्यूमन की तरीके से। एप जो जानते ही होंगे, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरिंगटन, कपि मानव जिसको बोलते हैं। और कहाँ चलता है, ह्यूमन में फीमेल, मतलब फीमेल तो सभी है, किसी मेल में चलता नहीं है। ठीक, ये जो जानवर होते हैं काऊ, बफेलो, इनमें ऑस्ट्रस साइकिल चलती है। कौन सी साइकिल, ऑस्ट्रस। तो वहां ऑस्ट्रस साइकिल है और यहाँ क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, कितनी स्टेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, स्टेजेस तो 3 अवस्थाएं होती हैं। अच्छा, एक चीज और, कितना टाइम होता है, 28 से 29 दिन, 28 से 29 दिन बाद ये रिपीट करती है। तो ये भी फिक्स नहीं है। हाँ, अगर प्रॉपर सब कुछ ठीक है तो 28 से 30 दिन बाद वो रिपीट करेगा। और अगर हार्मोनल कुछ डिस्टरबेंस है तो ये 1 महीना, 1.5 महीना भी, या कभी कभी 20 दिन बाद भी रिपीट कर सकता है, कभी कभी 15 दिन बाद भी रिपीट कर सकता है। तो अगर डिस्टरबेंस चल रहा है तो, और अगर प्रॉपर हेल्थ है तो ये एवरेज इतना समय बाद रिपीट करेगा। स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, तो 3 स्टेज आती हैं। पहली अवस्था मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन वही ब्लीडिंग होती है 3 से 5 दिन तक, 3 to 5 डेज तक क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कहां से, फ्रॉम यूट्रस से वेजाइना के थ्रू होता हुआ ब्लीडिंग होता है। और इसमें यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम का रोल है, किसका रोल है, ये मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो मेंसेस बनता है, क्या बनता है, जो लिक्विड बनता है। ठीक है, जो ब्लड आता है उस ब्लड को क्या बोलते हैं, मेंसस बोलेंगे। ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड है, आप बोलेंगे ब्लड है। ये जो रिलीज होता मेंसस, ये डार्क ब्लैक कलर का होता है और ये जमता नहीं है। इसकी खासियत है खून जम जाता है बट ये क्लॉट नहीं करता है। डू नॉट क्लॉट लिख लीजिएगा, ये डू नॉट क्लॉट, ये क्लॉट नहीं करता कभी। तो 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग पीरियड है जिसको यूट्रस से, वेजाइना से होगा। और इसमें किसका रोल है, यूट्रस की कौन सी लेयर पार्टिसिपेट कर रही है, एंडोमेट्रियम की लेयर कट करके निकलती है। ठीक है, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स हैं, इसमें एंडोमेट्रियम का रोल है। ये आता क्वेश्चन कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहां से रिलीज होता है, मेंसेस को ही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। इसी का दूसरा नाम क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलते हैं या मेंसेस बोलेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, अगली फेज अब बुक में, अब आप बुक देखिए, अभी मैं डायग्राम यहां समझा दूंगा उस डायग्राम को निकाल करके। ठीक है, अगली जो फेज है वो कौन सी है, फॉलिकुलर है, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, यही ना। और तीसरा फेज क्या है, सीक्रेटरी या ल्यूटियल फेज, सीक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज है। ठीक, ये 3 अवस्थाएं हैं। हाँ, ओवुलेशन इसी में आ गया, फॉलिकुलर के बाद आप बोलेंगे ओवुलेशन। एक चीज हमको ये बताइए, पहले ये फेज आती है कि पहले ये आती है, पहले फॉलिकुलर आएगा कि पहले मेंस्ट्रुएशन आएगा फेज, प्यूबर्टी पहले ही आता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए प्यूबर्टी आ गई, तो प्यूबर्टी आ गई, अब वहां से देखिए, ये तो मान लीजिए किसी भी समय फीमेल किसी भी एज में है, 12, 15 साल, 20 साल, 18 साल, तो आप किसी भी समय देखेंगे तो आप यहीं से, जैसे समझने के लिए हम लोग, समझने के लिए, पढ़ाने के लिए क्या करते हैं सिलेबस में, जैसे यहाँ से लिखा गया है समझाने के लिए कि कैसे आप मानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है, कैसे। तो अगर फीमेल के वेजाइना यूट्रस से ब्लड आया तो आप समझ सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुकी है इस डेट से। तो इसलिए पहली अवस्था तो ये मानी जाती है, लेकिन पहली ये वाली होती है। क्यों? क्योंकि पहले तो
पहले ब्लड नहीं, वो तो समझाने के लिए यहां से समझाया गया है कि ठीक है पहली अवस्था ये, क्योंकि पहले अंडा डेवलप करेगा, ठीक है, ओवरी से निकलेगा, ओवुलेशन होगा, ठीक, आगे की कहानी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी, और नहीं हुआ तो फिर ये लास्ट की अवस्था है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब जाकर के अगला मंथ का पीरियड रिपीट करता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर पीरियड रिपीट नहीं करता, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट नहीं करती है। समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में ये है पहला फेज, पहले ये होता है, ये लास्ट की अवस्था है, क्योंकि इसी के बाद बुक ने फिर दिया है कि मेंस्ट्रुएशन फिर रिपीट करेगा। देखिए बुक में डायग्राम में देखिए, लास्ट में ले जाकर के उसने इस तरीके से दिखाया है कि यूट्रस की वॉल फिर से अगले मंथ डैमेज हो जा रही है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। यहां तो समझ में आ गया। अब इसको हम बुक से उस पर दिखा रहे हैं, थोड़े समय में इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम बनाना संभव नहीं है, उसी डायग्राम से आप देख लेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जितने डायग्राम बुक में दिए हैं उसकी लेबलिंग देख लीजिएगा, कहाँ क्या क्या लेबलिंग है, उस लेबलिंग से क्वेश्चन आ जाता है। और देखिए पढ़ाई करते रहिए, एकदम सुस्ती मत छाने दीजिए। समझ में आ रहा है? हाँ, सुस्ती अगर हावी हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। आप पढ़ते रहिए। और कैसे पढ़ाई करना चाहिए? रैबिट वाला, टॉर्टोइज की चाल से, टॉर्टोइज वाला। कुछ लोग रैबिट, एक दिन मूड बन गया, लो जी आज 12 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन 4 दिन तक कुछ नहीं। ये वाली नहीं, आप लगातार पढ़िए, लगातार, कम जब आपका मन करे तब। ये नहीं कोई जैसे टाइम टेबल लोग बनाते हैं, ठीक है, टाइम टेबल में आप अपने आप उसमें टाइम टेबल में बाउंड हो जाते हैं कि यार हमको पढ़ना ही है, इस टाइम हो गया पढ़ने का। लेकिन जब आपका मन करे तब, और मन ऐसे भी नहीं है, ठीक है, कि एकदम नहीं भी पढ़ रहे हैं। एवरेज मान लीजिए 8 घंटा 7 घंटा पर डे हमको 8 घंटा पढ़ना है, चाहे जब टाइम निकले, चाहे जब आपके पास समय हो, ठीक है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता उसका। कुछ लोगों को हंसी आ रही है जी, क्यों आ रही है बताइए? मैं ऐसे पढ़ाई करता था, मैं अपने बता दूं, मैं कभी टाइम टेबल से हम कभी नहीं, काम ज्यादा होता है ना, क्यों? आंसर यही है ना, आप लोगों के पास काम बहुत ज्यादा है। अरे ठीक है, काम क्या, 2-4 साल, 1-2 साल काम को थोड़ा सा किनारे कर दो। अरे कम करिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप कम करिए, काम करिए, लेकिन समझाइए घर वालों की भाई हमको 1 साल ढंग से पढ़ लेंगे, 5-6 साल फिर ऐसे परेशान होना पड़ेगा। तब भी तो गर्ल्स पढ़ लेती हैं, है ना? लड़कों के पास इतना टाइम फ्री का होता तब भी तो नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग। हाँ, तब भी उसके बावजूद भी ये बड़ा स्लो ओपन होता है, ये टाइम वेस्ट करा दे रहा है यहाँ पर। अभी हम समझा नहीं पाएंगे, इसको टाइम लगेगा। 5 मिनट नहीं है, इसको ओपन हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए, जो है ओपन हो रहा है, नहीं होगा तो अभी बोर्ड पर समझाएंगे। सोच के आता हूं कि मैं आज इतना खत्म कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाता है। स्पीड आप लोगों की है ना, आप लोग आगे आगे चलते नहीं। देखिए इस डायग्राम को बहुत ध्यान समझिए, इसमें बहुत जल्दी से आपको समझा रहे हैं हम। उसी बुक में आप बढ़ाते रहेंगे, आपके पास बुक है, देखते रहिए और जाने की जल्दी मत करिएगा, क्योंकि इसको ध्यान से समझिए। ये देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं, लिखा है पिट्यूटरी हार्मोन। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा उस दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके पास 2 हार्मोन बनेंगे, FSH और LH। इनका लेवल घटेगा और बढ़ेगा। कैसे घटेगा बढ़ेगा अभी ग्राफ दिखेगा। दूसरा क्या, ओवरी में भी कुछ चेंजिंग होती रहती है, ठीक है, ओवरी में ये चेंजिंग चल रही है। इसके बाद में अभी देखिए, इसको यहां से लाना पड़ेगा, इसको समझा देते हैं। छोटा ओवरी के अंदर ये चेंजिंग चल रही है,
इसके बाद में ओवरी के अंदर भी कुछ हार्मोन बनते हैं, उनके नाम क्या? एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से बनता है? ओवरी से भी बनता है और प्लेसेंटा, दोनों से बनता है। ओवरी में कहाँ से बनता है? कॉर्पस लूटियम बनाता है। ठीक है, ये यूट्रस के इवेंट है। यूट्रस में क्या क्या कहानी चल रही है, मतलब एक ओवरी में तैयारी चल रही है। जैसे जिस दिन, जैसे मान लीजिए 2 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, 2 तारीख को या जो भी डेट, वहां से उस दिन से ही क्या होगा? यूट्रस में, ओवरी में अलग तैयारी चल रही है और यूट्रस में अलग तैयारी चल रही है। जैसे बारात आती है तो दूसरी तरफ जो है एक स्टेज पर अलग प्रिपरेशन और क्या है, दूसरी तरफ अलग है। वैसे यहाँ कहानी है। अब देखिए, पहले हम आपको ये समझा देते हैं, ये वाला, ये फॉलिकल छोटा है, ये प्राइमोडियल है, ये बड़ा हो रहा है फॉलिकल। कौन सा आप समझेंगे कि इसमें टर्सरी कौन सा? टर्सरी सीधे आएंगे जिसमें कैविटी आ रही है। लिख लीजिएगा, ये कैविटी है यहाँ ना, इसी को क्या लिखेंगे आप? टर्सरी। यहाँ आप लिख लीजिएगा, इसी का नाम क्या है? टर्सरी है। जहां कैविटी वही टर्सरी। ठीक, ये वाला कौन सा है? ग्रेफियन। लिखा भी है इसने बुक में, मैच्योर। मैच्योर को क्या बोलेंगे? ग्रेफियन। इसमें कैविटी नहीं है तो ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में कोई कैविटी नहीं होती है। ये कौन सा है? सेकेंडरी। ये कौन सा है? प्राइमरी। ये प्राइमोर्डियल है, प्राइमरी के भी पहले। ठीक है, इतना कहानी बिफोर बर्थ चल रहा है। इतना कहानी यहां से लेकर के यहां तक की कहानी बर्थ के पहले की है। और जब सेकेंडरी बर्थ के बाद, मतलब प्यूबर्टी पर जाकर के प्राइमरी से ही बनता है। डिवीजन रुका था, पूरा हो जाएगा, यहां से प्यूबर्टी पर कहानी चल रही है। ठीक, तो ये आपका, अब आप कहेंगे कि देखिए यहां से इतना एक एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है ओवरी के अंदर हर महीने, और क्या बनाता है? मैच्योर फॉलिकल। यहां से ओवम रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना। ये किस दिन रिलीज हो रहा है? 14वें दिन पर, 14th डे। ऊपर लिखा भी है, नीचे देखिए, 13 और 14वें दिन पर। यहां से दिन चल रहा है। 14वें दिन पर ओवरी से अंडा निकल गया। इस बचे हुए पार्ट को, ग्रेफिन फॉलिकल का जो बचा हुआ खोखला पार्ट जो रहेगा, वहां से ओवम निकल गया। बचे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे? बचे हुए पार्ट से बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल आफ्टर द ओवुलेशन कॉल्ड, क्या बनाएगा? कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम ये है, ये भी क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। यही कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो रहा है। देखिए, डेवलप हो रहा ना। ठीक है, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब देखते रहिएगा, डेवलप हो रहा है। किस दिन तक ओवरी से ओवम रिलीज होता है? 14th डे पर। 14th डे के बाद में कहां तक? ये देखिए, लगभग 20 से 21 दिन के आसपास कॉर्पस लूटियम बढ़िया से डेवलप हो जाता है। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस लूटियम और डेवलप करेगा। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम क्या कर जाएगा? डीजेनरेट, क्योंकि इसका काम अब खत्म, इसका कोई काम नहीं रहेगा। इसका काम कब होता है? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये डेवलप करता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये रिग्रेस कर जाएगा। रिग्रेस कब होगा? व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। कब बोलेंगे? इन एब्सेंस। यहां लिखिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहेगा तो ये रिग्रेस कर जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहीं से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, अगले महीने नहीं चलेगा। ठीक है, यहां जो दिखाया गया इस डायग्राम में, यहां दिखा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तभी तो इसको डीजनरेट करा रहे हैं। और आगे की साइकिल को देखिए, रिपीट करा रहे हैं, फिर से ब्लड रिलीज हो रहा है ना, फिर से मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। इसका मतलब साइकिल फिर से रिपीट। तो ये ओवरी का इवेंट समझ में आ रहा है। ये ओवरी में क्या क्या इवेंट आपको मैंने ये छोड़ दिया था, याद रखिए। कॉर्पस लूटियम कैसे बनता है? ओवुलेशन के बाद ग्रेफिन फॉलिकल के बचे हुए पार्ट से क्या बनेगा? कॉर्पस लूटियम। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो डीजनरेट कर जाएगा, हो गया तो वो डेवलप करेगा। ठीक, एफएसएच का रोल देखिए, एफएसएच हार्मोन, ये देखिए, हालांकि इन्होंने थोड़ा सा यहां उल्टा बनाया है, इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे चलाना चाहिए था, लाल वाला कर्व ऐसे, एफएसएच का लेवल उठाना चाहिए। ठीक है, एफएसएच, बुक ने लिखा लाइन में कि एफएसएच हार्मोन इंक्रीज करता है, कब?
जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस दिन से लेकर के 14वें दिन तक एफएसएच का लेवल क्या है, धीरे धीरे बढ़ता है। यहां इसको बढ़ाएंगे, कब एकदम पीक पहुंचेगा, एफएसएच लाल वाला है, कब पहुंचेगा, देखिए जब फॉलिकल डेवलप पूरा हो गया तब एफएसएच का काम खत्म हो गया। जब तक फॉलिकल डेवलप नहीं रहता तब तक एफएसएच का काम रहता, तब तक ये ज्यादा बनेगा। 14वें दिन के बाद ये सीधे सडनली डाउन हुआ, क्योंकि फॉलिकल अब नहीं बनाना ना। 13वें दिन पर तो फॉलिकल पूरा डेवलप हो जाता है, तो 13वें दिन पर इसका पीक पॉइंट देख रहे हैं आप, ये 14th डे की लाइन है और 13वें दिन पर इसका पीक पॉइंट आ गया, क्योंकि 13th डे पर फॉलिकल पूरा फुल्ली डेवलप हो जाएगा। तो उसको डेवलप कराने में किसका रोल था, एफएसएच। जितना बड़ा फॉलिकल उतना ही ज्यादा एफएसएच की जरूरत पड़ती है उसको डेवलप कराने में। यहां एफएसएच का काम कम, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा। एलएच हार्मोन क्या करता है, एलएच का रोल अभी तक कुछ नहीं है, एलएच की लाइन सीधी चल रही है। ये पीक पॉइंट 13वें दिन पर आता है, याद रखिए दोनों 13th डे पर है, क्योंकि ओवुलेशन किस दिन होता है, 14वें दिन। उसके एक दिन पहले एलएच रिलीज हो जाएगा और 14वें दिन पर क्या करा देगा, ओवुलेशन करा देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। बुक ने लिखा है कि 13वें दिन पर एलएच बहुत ज्यादा रिलीज होता है, अचानक से ढेर सारा एलएच बनता है। कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां बन के आता है, ओवरी के अंदर। इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलेंगे, एलएच सर्ज बोलते हैं। अभी तक देखिए नील है, एलएच की लाइन सीधी, अचानक एलएच का ग्राफ उठा, अचानक एफएसएच का ग्राफ, एफएसएच तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, एफएसएच धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एलएच तो सीधे कांस्टेंट चल रहा है। वो अचानक लेवल उठेगा 13वें दिन पर और फिर एलएच क्या हो जाएगा, नॉर्मल, एफएसएच नॉर्मल। देखिए दोनों ग्राफ सीधा चल रहा है एकदम, क्योंकि इनका काम खत्म है। ये 14वें दिन के बाद इनका कोई काम नहीं। अगर साइकिल फिर से रिपीट की तो इनका काम लगेगा। तो फिर एफएसएच का लेवल देखिए, साइकिल रिपीट कर रही है ना, इसका मतलब एफएसएच फिर से ऊपर जा रहा है, ग्राफ जा रहा है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो उसका ग्राफ ऊपर। ये समझा दिया ये मैंने। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन समझ लीजिए, इसको अगली बार समझा देंगे फिर से। देखिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल सीधा चल रहा है, 13th डे का 14वें दिन तक प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा। कब बनेगा, जब ओवरी से ओवम रिलीज हो जाएगा तो ग्रेफिन फॉलिकल के जो बचे हुए हिस्से को क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम बनेगा। ये कॉर्पस लुटियम से क्या बनेगा, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखिए यहां से इंक्रीज हुआ, देख रहे हैं यहां पीक पॉइंट आ रहा है ना, 20वें दिन के आसपास प्रोजेस्टेरोन हाई। क्यों, क्योंकि 20वें दिन के आसपास कॉर्पस लुटियम बहुत बढ़िया डेवलप हो जाता है। इसी से क्या बनता है, इसी से बनेगा ये प्रोजेस्टेरोन। और फिर इसका लेवल डाउन हुआ क्योंकि कॉर्पस लुटियम डीजनरेट कर रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट, और इसका लेवल फिर क्या हो जाएगा, डाउन। और देखिए एस्ट्रोजन का कहानी देख लीजिए, एस्ट्रोजन का आप बताइए कोई, लास्ट है एस्ट्रोजन के साथ क्या हो रहा है। एस्ट्रोजन कहां से बनता है, कहां से बनता है, फ्रॉम फॉलिकुल, फॉलिकुलर सेल से बनेगा, फॉलिकुलर सेल। कौन सी फॉलिकुलर सेल, ग्रेन्युलोसा, ग्रेन्युलोसा जो बाहर की सेल है उनसे बनेगा, इनसे बनेगा। ठीक है, इनसे। जितना बड़ा फॉलिकुल उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन, तो फॉलिकल छोटा, एस्ट्रोजन कम। धीरे धीरे फॉलिकल बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। फॉलिकल सबसे बड़ा कब हो जाता है, 13वें दिन पर। तो 13वें दिन पर देखिए, ये देखिए 13वें दिन का कर्व है ये। 14वें दिन पर कुछ नहीं होता, केवल ओवुलेशन होता है। जितने पीक पॉइंट आ रहे हैं वो सब 13th डे पर आ रहे हैं। सबसे बड़ा फॉलिकल 13th डे, 14th डे पर तो फट गया, और जब फट गया तो यहां से ये फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो गया, अभी आप बोल देंगे कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो गया, तो ये इसका लेवल क्या हो जाएगा, खत्म। देख रहे हैं, डाउन। ठीक है, और फिर इसका लेवल बताइए। अब क्वेश्चन यहाँ लास्ट ये कि फिर इसका लेवल यहाँ क्यों उठा, अगली साइकिल में उठना चाहिए था, ये बीच में 2 पीक क्यों आ गया। हाँ, इसका 2 पीक 2 बार, यहां तो ठीक है उठा क्योंकि यहां पर फॉलिकल बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है।
ठीक है, ये फॉलिकल फट गया, इससे कॉर्पस लुटियम बन गया, इससे प्रोजेस्टेरोन बनना है, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल फिर यहां क्यों उठा? ये उठना चाहिए आगे जाकर के अगली साइकिल में। इस साइकिल में 2 बार क्यों एस्ट्रोजन का पीक आया? जबकि एस्ट्रोजन कहां से बनता है? फॉलिकुलर सेल से। बताएंगे कोई? पढ़ के आइए अगली बार, ठीक है। इसका लेवल यहाँ एक बार और उठा हुआ है, इसको समझना है। फिर यूट्रस वाला इवेंट बता देंगे अगली बार, ठीक? तो फिनिश हो जाएगा, जाइए। कोई समस्या? हाँ, क्या हमने छोड़ दिया ना? यही पूछ रहे हो ना, ये वाला हमने बताया ही नहीं अभी टाइम खत्म हो गया आज, नहीं तो इसको तुम बताना है। मेंटेन देखिए यहाँ से चालू होगा, ये यहाँ से जब ब्लड रिलीज होगा इसके बाद ये यहाँ से लेकर के जेल तक मेंटेन हो रही है, आगे भी मेंटेन। देखिए लाइन ऊपर जा रही है ना, यूट्रस की वॉल मोटी होती जा रही है।